तो इस वीडियो में हम लोग बीएचएमएस कोर्स को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं, जैसे कि बीएचएमएस कोर्स क्या है, बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपका रैंक क्या होना चाहिए, कोर्स का पूरा ड्यूरेशन क्या होता है, अगर आप पीजी करना चाहते हो तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, साथ के साथ आपके पास करियर ऑप्शंस क्या होते हैं जब आप बीएचएमएस कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, और अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या फीस देना पड़ेगा इंटायर कोर्स के लिए। उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आप बीएचएमएस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान सको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बीएचएमएस कोर्स क्या है। बीएचएमएस कोर्स के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपका एकेडमिक ईयर होता है और 1 साल का इंटर्नशिप आपको कंपलसरी करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो 10+2 अगर आपने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आपका मिनिमम मार्क्स है 50%, कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो नीट यूजी का रैंक काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन के लिए, जिसको हम लोग आगे काफी डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पे 50% होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीट अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आपने देख लिया कि 10+2 प्लस 50%, उसके बाद आपको नीट यूजी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे एग्जाम भी अपेयर करना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है एंड रिजल्ट आने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो नीट एग्जाम तो फिर आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट आयुष काउंसलिंग, जो कि हर एक स्टेट का अपना अपना काउंसलिंग होता है, या फिर आप कर सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग AA CCC, या फिर आप दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप एमसीसी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीजें होती है, आपको जो सीट्स मिलता है या फिर आपको जो कोर्स में एडमिशन मिलता है वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। उसके बाद फिर क्या करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको फिर यहाँ चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, जहाँ पे आपको बीएचएमएस को सिलेक्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग काउंसलिंग। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो उस टाइम पे, उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीट मिलेगा गवर्नमेंट में या नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप बीएचएमएस नहीं करना चाहते हो, आपका रैंक बहुत अच्छा है, आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आप एमबीबीएस भी कर सकते हो। अगर आपका रैंक बीएमएस के लिए है तो आप बीएमएस कर सकते हो। वो सारी चीजें रैंक पर डिपेंड करती है। और अगर हम लोग बात कर लेंगे बीएचएमएस के लिए तो जनरल कैटेगरी 2025 की अगर मैं आपको रैंक बताऊं तो ये आपको 32,667 जनरल कैटेगरी के लिए था राउंड 1 में। उसके बाद 1,11,000 तक ये गया था। और अदर कैटेगरीज के लिए आपका यहाँ पे अलग अलग रैंक में आपको एडमिशन मिलता है, आपको सीट अलॉट होता है। तो सीट अलॉट होने के बाद फिर आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में या फिर जो भी आपका डेजिग्नेटेड सेंटर होगा, वहां जाके आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, साथ के साथ फी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिर आपका यहाँ पे कोर्स भी स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएचएमएस में आपको फी स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है अलग अलग कॉलेजेस में। अगर मान लो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ आपको फी क्या देखने को मिलेगा, अगर आप सेमी गवर्नमेंट में जाते हो तो वहाँ फी क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। तो ये आपका एनुअल फीस हो सकता है अप्रोक्स 3,000 से लेकर 50,000 पर ईयर तक। टोटल कोर्स की बात कर लोगे तो ये आपका 20,000 से 2 लाख तक होगा। और ये ट्यूशन फीस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, हॉस्टल चार्जेस इससे अलग रहते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बहुत ज्यादा फीस नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोवेस्ट फीस होगा, स्टेट द्वारा ये कॉलेजेस चलाई जाती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 40,000 से 80,000 पर ईयर पड़ सकता है। टोटल कोर्स की बात कर लोगे तो 2 लाख से 4 लाख आपको ये टोटल इंटायर कोर्स का आपको फी पड़ने वाला है। थोड़ा सा फी यहाँ पे आपको मॉडरेट देखने को मिल रहा है। प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे नॉर्मल टीयर में तो यहाँ पे आपको 80,000 से 2 लाख पर ईयर देखने को मिल सकता है। टोटल कोर्स की बात करोगे तो 4 लाख से लेकर 10 लाख, 4 लाख हालांकि बहुत कमी प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज के लिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फीस आपका बढ़ते ही जाएगा। फीस यहाँ लगभग में आपको कम देखने को किसी भी कॉलेज में मिलना मुश्किल है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीज बाय स्टेट एंड फैसिलिटीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फीस ये आपका चेंज रह सकता है एक्यूरेट यहाँ पे 10 लाख के अंदर। जरूरी नहीं कि आपको 10 लाख तक में ही हो जाए, ज्यादा भी पड़ सकता है, कम भी पड़ सकता है। तो आप टियर प्राइवेट कॉलेज या फिर डीम्ड की बात कर लोगे तो ये आपका 2 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर तक जा सकता है। और अगर हम लोग इंटायर कोर्स की बात करेंगे तो 10 से 18 लाख ये पड़ सकता है। ये ज्यादा भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 22 भी जा सकता है, या फिर उससे कम में भी हो सकता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो फीस होगा आपका हायर रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए आपको देना पड़ेगा। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात हम लोग कर लेंगे, जैसे डीवाई पाटिल या पारुल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 लाख से 3 लाख पर ईयर देना पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटायर कोर्स का 8 से 12 लाख। और ये थोड़ा बहुत फीस में रिवीजन होते रहता है हर साल, तो इस चीज को भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ता है। और ये फीस आपको देना पड़ता है प्रीमियम यूनिवर्सिटीज विद एडवांस फैसिलिटीज के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि आप अच्छा रैंक लाओ नीट एग्जाम में, ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सको। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हर एक स्टेट में नहीं होती है, इस चीज को भी आपको समझ के चलना पड़ता है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है यहाँ पे हमने एडमिशन ले लिया, हमने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या हमें डायरेक्ट जॉब मिलेगा? तो देखो जैसे ही आप अपना बीएचएमएस कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद फिर एक एग्जाम देना पड़ता है जो होता
होता है NEXT यानी नेक्स्ट का एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एकेडमिक ईयर 4 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 1 साल का जो आपका इंटर्नशिप है जो कि कंपलसरी वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप अपेयर करते हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आप नेक्स्ट एग्जाम देते हो। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम पास कर जाते हो तो फिर आपका आगे का प्रोसेस होता है, और अगर आप पास नहीं करते हो तो आपको फिर से नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ता है। और इसका अभी तक कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि कितनी बार आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे पास जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप पास कर जाते हो नेक्स्ट एग्जाम पास करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट काउंसिल या NCISM में लाइसेंस के लिए। उसके बाद फिर आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस नंबर मिल जाता है, और फिर आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप जो है ऑफिशियल प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और साथ के साथ नेक्स्ट एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट जो कि हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो आप AIAPGET एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपके रैंक अकॉर्डिंग आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, फिर आप अपना PG भी कंप्लीट कर लेते हो। अब हम लोग बात कर लेंगे कि करियर ऑप्शंस आपके पास क्या होता है BHMS करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लोगे तो MO मेडिकल ऑफिसर इन होम्योपैथी आप देख सकते हो, रिसर्च ऑफिसर आप बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, ये PG के बाद आपके पास होता है। और रिसर्च में बात करेंगे तो PG यहाँ पे मैंडेटरी आप लेके चल सकते हो। आयुष हॉस्पिटल में आपको काफी सारे जॉब रोल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस होम्योपैथी डॉक्टर, और ये जो है मोस्ट कॉमन एंड रिस्पेक्टेड ऑप्शन होता है। जो भी BHMS कोर्स करते हैं ज्यादातर वो अपना क्लिनिक खोलने के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि वहां पे आप अपना क्लिनिक खोल के ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। कैन ओपन योर ओन क्लिनिक आफ्टर डिग्री प्लस रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। रिसर्च प्लस टीचिंग में भी आप जा सकते हैं। ज्वाइन CCRH आयुष रिसर्च प्रोजेक्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। बिकम लेक्चरर प्रोफेसर आफ्टर MD करने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हो। उसके बाद भी आपके पास काफी ज्यादा जॉब्स के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप वेलनेस सेंटर्स में काम कर सकते हो, हेल्थ NGOs में काम कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च फर्म्स में काम कर सकते हो। आपके पास इसके अलावा भी काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जॉब्स के, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो नेक्स्ट एग्जाम। और अगर आपने PG कर लिया है तो आपके पास ऑप्शंस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सैलरी की हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पे आप समझ सकते हो ऐसा कि ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपका जॉब रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो आपके पास यहाँ जो सैलरी स्टार्ट होता है वो 30,000 से स्टार्ट होता है, जो कि बढ़ते रहता है साल दर साल। और अगर हम लोग बात कर लेंगे प्राइवेट के लिए, तो प्राइवेट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेट में आ जाता है कि आपकी सिटी में काम करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें Tier 2 Tier 3 सिटीज की, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, वो सारा चीज काफी ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने कोर्स कंप्लीट किया और आपने लाइसेंस भी लिया ही है, तो ये आपको छोटे शहरों में 15,000 से स्टार्ट होगा, और ये फिर आपका ऊपर जाते रहता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में स्टार्ट करते हो, जैसे कि दिल्ली मुंबई से शहर से स्टार्ट करते हो, तो ये आपका 30,000 से स्टार्ट होता है। ये सारा चीज डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आप किस शहर में काम कर रहे हो, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करती है। साथ के साथ अगर आप अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हो तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपका पेशेंट फ्लो आपको इनकम जनरेट करके देती है। और खुद का क्लिनिक खोल के बात करें तो यहाँ पे अगर आप अच्छा, आपका क्लिनिक चल रहा है, सारी चीजें अच्छे से हो रही है, तो कम से कम 50,000 पर मंथ आपका ये इनकम हो सकता है। उसके अलावा भी काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 25,000 होता है, फिर वो आपका काफी ऊपर तक जा सकता है, 2 लाख 3 लाख तक भी पर मंथ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हो, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वेलनेस कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आपका 40,000 से सैलरी स्टार्ट होता है ज्यादातर। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो बड़े कंपनीज में करोगे तो यहाँ पे सैलरी भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, अगर आप लेक्चरर का जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस ही देखने को मिलेगा। अगर आप लेक्चरर का जॉब करते हैं किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट में करे या गवर्नमेंट में करे, तो आपको इतना सैलरी वहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि जब भी आप जॉब करते हैं, स्पेशली अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हो या फिर अगर आपका खुद का क्लिनिक आप खोलते हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और स्किल काफी ज्यादा मैटर करता है। सरकारी जॉब में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे चूंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है सैलरी का, तो वहाँ पे आपको ज्यादा कम देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन प्राइवेट में आपको कम देखने को मिल सकता है, उस सिटी के अकॉर्डिंग या जिस कंपनी में आप काम करें वो कंपनी कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें तो आप जब AA-CCC या फिर स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको MCC और साथ के साथ आपको स्टेट MBBS कोर्स के लिए भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, BDS कोर्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल टारगेट नहीं है कि मुझे BHMS कोर्स में ही एडमिशन चाहिए, अगर आपका बिल्कुल टारगेट ही है BHMS कोर्स, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जस्ट अपने रैंक के अकॉर्डिंग BHMS में एडमिशन ले रहे हो तो फिर आपको MBBS BDS में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि AA-CCC या फिर स्टेट आयुष काउंसलिंग MCC के 1-2 राउंड के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाता है कि हो सकता है आपका आपके रैंक के
अकॉर्डिंग आपको BDS या MBBS में मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा रैंक लाया, जैसे कि अगर आपका 20,000, 25,000, 30,000 रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फिर ये जो है रैंक कैटेगरी वाइज आपका डिफरेंट होते रहता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोगों ने BHMS कोर्स को काफी डिटेल में समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।